गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 8.2। कौन सा 8.2। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनो। देखो क्या करने वाले हैं। आज का जो आपका लेक्चर है ना, वो होने वाला है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। छोटा सा अलग टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन काफी कम पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चनों में इनका कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। मतलब इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कौन से बनेंगे आपके, कैपेसिटेंस में आपको क्या डाइलेक्ट्रिक के बारे में, पोलराइजेशन के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो उसी नॉलेज को देने के लिए आज मैं फिर से आ चुका हूं ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो सब बच्चे बने रहिए, फिर आज का लेक्चर करते हैं शुरू। तो आज हम करने वाले, ठीक है, अगर आपको बाकी के लेक्चर देखने हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर मान लो आपको क्या देखनी है क्लास 12 के लिए, या फिर टॉपिक वाइज वीडियो देखनी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक चैनल है टॉपिक वाला, दीपक सर्च करो यूट्यूब पे, मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चेक करो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हो चल देखो, इसे पढ़ने से पहले सब बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसुलेटर। ठीक है, अरे यार ये स्पेलिंग को की हो गया रे, लुट गए हम तो ये इंसुलेटर कंडक्टर। तो सबसे पहले जो आप पढ़ोगे वो क्या पढ़ने वाले हो, इंसुलेटर क्या होंगे, कंडक्टर क्या होंगे। देखो इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर आपके होते हैं दोज कंडक्टर, दोज सब्सटेंस which does not conduct electricity। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर it does not have any free electron, या फिर जिनके ऊपर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उन्हें क्या बोलोगे आप, कंडक्टर। क्लियर है, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोलने वाले हो आप, उन्हें बोलोगे आप इंसुलेटर। क्या बोलोगे, ध्यान से सुनो, इंसुलेटर। कौन सा लेटर, इंसुलेटर। देखो नेक्स्ट है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होंगे, दो सब्सटेंस, मौज कर दी। ठीक है, दो सब्सटेंस which conduct इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो सब्सटेंस आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो हो रही है जी, ठीक है, तो वो सभी क्या होंगे, कंडक्टर। इट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर देखो, अगर आपके मेटल्स हैं, सॉलिड मेटल्स हैं, मतलब मेटेलिक सब्सटेंस है, तो उनके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। अगर मान के चलिए आपके पास कोई एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वासाइनिक सॉल्यूशन, तो उनके पास क्या होंगे, आयंस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए क्या होंगे, आयंस होंगे। अगर मान के चलिए आपके पास है सेमीकंडक्टर, वही मौज कर दी। ठीक है, देखो सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के पास क्या होंगे आपके, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इनके पास, और नेक्स्ट इनके पास होंगे होल्स, ठीक है, तो इनके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, होल्स होंगे। क्लियर है इतनी बात। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। बात क्लियर है भाई की, दिक्कत कहां आ रही है, जब सामने से पढ़े हुए इंसान चले आ रहे हैं, समझ जाओ आप। ठीक है, हो जाएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, धमाकेदार। ठीक है, जल्दी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, ये आपको पहले से आते हैं। अब क्लास 12 में आ गए तो इतना तो आना चाहिए, और नहीं आता है तो सीख लो, दिक्कत कहाँ आ रही है। ठीक है, फोकट में सब मिल ही रहा है। देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। देखो इंसुलेटर को तो छोड़ो, इसकी हद की बात नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रहना। ठीक है, उसके लिए तो आना चाहिए किसको, कंडक्टर को। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मतलब आपसे बोला गया है, यदि हम किसी कंडक्टर को
कहां पे रखें, एक्सटर्नल फील्ड में रखें, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेंगी। मान के चलिए आपके पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, आपके पास क्या कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है ना। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के रख दिया आपने एक कंडक्टर, ये कंडक्टर, ठीक है, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या रखा, एक कंडक्टर, और जो कंडक्टर है वो कैसा, होलो, अंदर से खाली है, क्लियर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या बिहेवियर ये शो करेगा। देखो पहला पॉइंट, यदि आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखोगे, ध्यान से समझो, यदि आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी आएंगी। और प्रॉपर्टी कैसे आएगी, अच्छी लग रही है, लविंग नेचर है, ऐसी प्रॉपर्टी ना नहीं। प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, देखो पहली प्रॉपर्टी आपकी है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो पहली कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, मतलब जो भी आपने कंडक्टर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी, इसके परपेंडिकुलर होंगी। जो भी आपका कंडक्टर है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। देखो कैसे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको, देखो कैसे। लेकिन उससे पहले देखो कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, यदि आप इस कंडक्टर को इसके अंदर रखोगे तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। ये तो आपने पढ़ा है ना। यदि आप किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, जीरो होगा। देखो जीरो क्यों होगा, इसमें समझा दूंगा आपको। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्लियर है, यहाँ पे चार्ज होगा नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज होगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्लियर है, गलत हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसे फ्लो करेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखो इसके अंदर क्या होंगे, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे या नहीं, इसके अंदर क्या होंगे, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन आपके किससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस वाली साइड में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपके कहां पे अट्रैक्ट होने लगेंगे, प्लस वाली साइड में। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन है वो सभी यहाँ पे आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे, कहां पे आ गए, सरफेस पे आ गए। ध्यान से समझो, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन है वो कब सभी कहां पे आ गए, आपके सरफेस पे। जब सभी इलेक्ट्रॉन आपके सरफेस पे आ गए तो इसके अपोजिट साइड में क्या बचेगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या आ गया होगा, प्रोटॉन आ गए होंगे, पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अंदर कुछ बचा क्या, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, बचा यहाँ पे कुछ बचा क्या नहीं। जितना भी चार्ज था वो सब कहां पे आ गया, सरफेस पे आ गया। जितना भी चार्ज था किसी भी कंडक्टर के अंदर का, वो चाहे होलो चाहे आपका होलो ही है, हाँ होलो ही है, ठीक है। अगर मान लो इस होलो के बीच में हम कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे, वो चार्ज पार्टिकल आपका अट्रैक्ट हो जाएगा किससे, अगर नेगेटिव हुआ तो प्लस वाले से, अगर पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव वाले से। क्या बीच में कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। तो अंदर का जो चार्ज है किसी भी कंडक्टर का वो कितना हो गया, जीरो, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। जितना भी आपका चार्ज है वो कहां पे पहुंच गया, सरफेस पे पहुंच गया। जितना भी चार्ज है वो सरफेस पे आ गया तो उसके अंदर का चार्ज हो गया जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला E इक्वल टू F अपॉन Q, ठीक है, यही है ना, E इक्वल टू F अपॉन Q है, ठीक है। Q की वैल्यू जीरो लेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ओवरऑल कितना आएगा, जीरो। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, जीरो आएगा। जब कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया, ऊपर से टपक के आएगा, नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएंगी सरफेस के साथ। तो लेट कर लो, कहां पे लेट करोगे, जैसे कि मान के चलिए ये आपका कोई कंडक्टर है, ये देखो, मान के चलिए ये आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी परपेंडिकुलर ना जाके किसी एंगल से चली गई, मान लो ऐसे चली गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी किसी एंगल, मतलब परपेंडिकुलर ना जाके कैसे चली गई, किसी एंगल से चली गई। अब बताओ इसने सरफेस के साथ एंगल कितना बना लिया, थीटा, सरफेस के साथ एंगल कितना बना लिया, थीटा, क्लियर है। इसके यदि हम कंपोनेंट करें तो कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हो गया ये, एक कंपोनेंट हो गया ये। अब देखो थीटा के बगल वाला क्या होगा आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E, थीटा के बगल वाला हो गया E cos थीटा। मतलब आपने क्या किया, वैसे तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर जाएगी, बस आपको क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आपने उसे किसी एंगल से फॉल कराया।
जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एंगल से फॉल कराया, ठीक है, तो कितने एंगल से? थीटा एंगल से, तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। ठीक है, अब बताओ अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0, तो मतलब बाहर का भी 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बाहर का भी 0 के इक्वल होना ही चाहिए। नहीं, ये परपेंडिकुलर आपका इसके साथ एंगल बनेगा, ये आपका आएगा ई कॉस थीटा, सॉरी बच्चों, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन के साथ एंगल बनता है ये ई साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या ये 0 हो सकता है आपका? देखो ई कॉस थीटा आपका इक्वल होना चाहिए 0 के, ई आपका नेवर इक्वल टू 0, ई आपका कभी 0 के इक्वल होगा नहीं, तो कॉस थीटा तो आपका 0 के इक्वल हो सकता है ना। अगर कॉस थीटा आपका 0 के इक्वल है तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 90। तो यहां से आपको पता चलता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए, यही है ना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होना चाहिए? 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। क्या इस केस में पॉसिबल था? पॉसिबल नहीं था इस केस में। करिए इसे, तो यहां से आपको पता चला कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? आपका 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी देखो, सेकंड फर्स्ट हो गई, सेकंड है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0, मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा? 0 होगा। थर्ड है आपका चार्ज विल बी 0, चार्ज विल ऑल्सो, उसके अंदर का चार्ज भी कैसा होगा? विल ऑल्सो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की यदि हम यहाँ पे बात करें तो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप जानते भी हो कि किसी भी कंडक्टर के अंदर का जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा? सेम, मतलब पोटेंशियल विल कांस्टेंट, पोटेंशियल विल, इस प्रॉपर्टी को मैंने आपको बताया था जब आपका रिलेशन कराया था ई और वी के बीच में, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट इन होलो या फिर इन होलो कंडक्टर, जो भी आपका होलो कंडक्टर है या फिर सॉलिड स्फीयर है, कैसा भी हो, उसके अंदर का जो पोटेंशियल है वो हमेशा सेम होगा जितना सरफेस पे होगा। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे वीपी है, यहाँ पे वीएस है, तो ये आपका हमेशा इक्वल होगा। तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल आपका यहाँ पे होगा। पोटेंशियल नेवर विल बी 0, पोटेंशियल आपका 0 नहीं होगा चाहे बेशक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो इसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्या था रीजन? डेल्टा V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। अब आप जानते हो E की वैल्यू 0 है तो डेल्टा V आपका 0 हो जाएगा। क्या पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा? पोटेंशियल में चेंज आएगा 0, मतलब V फाइनल माइनस का V इनिशियल 0 के इक्वल, तो V फाइनल इक्वल आ गया V इनिशियल के इक्वल। ठीक है, मतलब आपका पोटेंशियल हमेशा जितना सरफेस पे उतना यहाँ पे होगा। फाइनल सॉरी इनिशियल यहाँ पे मान लो, फाइनल यहाँ पे मान लो, हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपको मैंने छोटी सी एक नॉलेज दे दी, किसके बारे में? आपको इस कंडक्टर के बारे में। यदि हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसी में आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन सरफेस। जो आपका चार्ज है वो हमेशा कहां पे रहेगा? आपके सरफेस पर ही रहेगा। क्लियर है? इन पॉइंट्स को लिखिएगा, हो गया होगा। चल देखिएगा, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसमें काफी टाइम वेस्ट हो गया आपका, अब जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन फिर भी लेंदी है क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट आपको हर चीज मिलेगी, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा आपको अलग अलग टॉपिक के लिए कि डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होगा, फिर उनमें रिलेशन निकालो, ससेप्टिबिलिटी निकालो, हर चीज के बारे में यहीं पे पढ़ेंगे। देखो डाइलेक्ट्रिक, अब डाइलेक्ट्रिक समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी है। डाइलेक्ट्रिक क्या होंगे? आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होगा पोलर, एक होगा नॉन पोलर। ठीक है, अब पोलर क्या होगा? पोलर वो होगा जो चार्ज में डिसोसिएट हो जाए, चार्ज में डिसोसिएट हो जाए। देखो कैसे की, जो चार्ज में डिसोसिएट हो जाए, जैसे कि HCl है। ठीक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है हल्का सा, HCl है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज छोटा सा, इस पे आएगा छोटा सा पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ चार्ज डिसोसिएट हुए या नहीं? जब चार्ज आपके डिसोसिएट हुए तो कौन सा कंपाउंड है? पोलर कंपाउंड है। जैसे कि हम बात करें H2O की, H2O क्या होता है आपका? ब्रेक हो लेता है ना किसमें? जैसे कि स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट होगा। देखो पोलर क्या होते हैं? इट हैव डायपोल मूवमेंट।
जिसका डायपोल मूवमेंट होगा उसे पोलर बोलोगे। ठीक है, जिसका डायपोल मूवमेंट होगा उसे पोलर बोलोगे। नॉन पोलर डायपोल मूवमेंट विल बी जीरो, डायपोल मूवमेंट विल बी जीरो। जिसका डायपोल आपका जीरो के इक्वल होगा वो नॉन पोलर, जिसका डायपोल जीरो के इक्वल नहीं होगा वो आपके कौन से होंगे, पोलर। या फिर सिंपल भाषा में समझो, जो चार्ज में डिसोसिएट हो जाए, मतलब जिसके पास एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक कम है, तो चार्ज को खींच लेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक पे आएगा नेगेटिव चार्ज, एक पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वजह से क्या हुआ, चार्ज में डिसोसिएट हो गए। जो चार्ज में डिसोसिएट होंगे वो आपके पोलर होंगे। ठीक है, और भी तरीके होते हैं निकालने के डायपोल, ये तो सिंपल ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। जैसे ये वाला देखो, ऑक्सीजन वाले के केस में, अब बताओ, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी ऑक्सीजन को खींचेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम, प्लस हो जाएगा या नहीं, तो इसका कोई ना कोई डायपोल निकलेगा। ठीक है, तो सेम इसका भी कोई ना कोई डायपोल निकल के आएगा। अगर यहीं पे हम बात करें कुछ और कंपाउंड की, जैसे कि जैसे 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 चलो देख ही लेते हैं एग्जांपल क्या होंगे पोलर के। ठीक है, जैसे कि आपका NH3 हो गया। NH3 क्या है आपका, एक पोलर कंपाउंड है। क्लियर है, NH3 क्या है आपका, एक पोलर कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, कुछ ज्यादा। नाइट्रोजन है एक एक एक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सबके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सबका डायपोल मूवमेंट हो जाएगा प्लस, तो इसका कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट निकल के आएगा। क्या डायपोल यहाँ पे कैंसिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना, क्या डायपोल कैंसिल होगा, नहीं हो पाएगा। तो इनका क्या कोई ना कोई डायपोल है। तो जिसका डायपोल है या फिर जो चार्ज में डिसोसिएट हो सकते हैं उन्हें क्या बोलोगे आप, पोलर कंपाउंड। अब पोलर कंपाउंड को हम एक और चीज से समझ सकते हैं, वो क्या, जो पोलर कंपाउंड है, जो पोलर कंपाउंड है। ठीक है, अब देखो इनकी थ्योरेटिकल डिफाइन क्या होगी। देखो पोलर कंपाउंड की क्या होगी, अ मॉलिक्यूल इन विच, पूरा करेंगे, अ मॉलिक्यूल इन विच द center of mass of positive charge do not coincide with negative charge, when there is no, ध्यान से समझना, when there is no इलेक्ट्रिक फील्ड। बुक में आपको यही डिफाइन देखने को मिलेगी पोलर कंपाउंड की। वैसे सिंपल समझो, चार्ज में डिसोसिएट हो जाए वो पोलर है। ठीक है, अब देखो एक मॉलिक्यूल है इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद नेगेटिव चार्ज। जैसे कि देखो इस केस में क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है उनका सेंटर आपका कोइंसाइड नहीं होगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपका प्लस का चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर जाए, तो जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करेगा तो ओवरऑल इनका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है, वो कहां होगा, इसके सेंटर पे होगा कि नहीं। जैसे कि मान के चलिए कोई रस्सी है, रस्सी को घुमाओ तो उसका ओवरऑल जो मास है वो कहां पे होगा, इसी पॉइंट पे तो होगा। तो सेम ये है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा इसके चारों तरफ। जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो रखा ही बीच में, तो इलेक्ट्रॉन का भी जो नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गया, बीच में। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उसका भी सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गया, बीच में। जब दोनों का सेंटर ऑफ मास आपका एक ही पॉइंट पे आ जाए, जब दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे आ जाए तो वो क्या होंगे आपके, नॉन पोलर। ठीक है, व्हेन सेंटर ऑफ मास coincide of पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो सिंपल है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड कर जाए, जब एक ही पॉइंट पे आ जाए तो कौन सा होगा, नॉन पोलर। इसे अभी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल को या फिर डायग्राम को कैसे बनाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसके डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव का जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है, वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड है। ठीक है, और नॉन पोलर क्या होंगे आपके, यहीं पे नॉन पोलर समझो। नॉन पोलर क्या होंगे, नॉन पोलर आपके ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनका डायपोल मूवमेंट जीरो होगा, जो चार्ज में डिसोसिएट नहीं होंगे। जैसे देखो Cl2,
एक Cl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सेम। दोनों इक्वल पावर से खींच रहे हैं, क्या कोई किसी को खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। ये भी खींचने लगा हुआ है, ये भी खींचने लगा हुआ है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई किसी को नहीं खींच पाएगा। जब कोई किसी को नहीं खींच पाएगा तो एक कंपाउंड कैसा होगा आपका? नॉन पोलर। नॉन पोलर, सिंपल है। तो एक डिफाइन इसे याद कर लो, एक ये कर लो। जब सेंटर ऑफ मास दोनों का कोइंसाइड कर जाए एक ही पॉइंट पे, नॉन पोलर। जब कोइंसाइड ना करे, जब कोइंसाइड ना करे, कोइंसाइड ना करने वाली डायग्राम को आप कैसे बनाओगे? इस तरीके से। मान लो नेगेटिव इस साइड है, पॉजिटिव इस साइड है, क्या कोइंसाइड कर जाए? नहीं कर जाए। जब ऐसे डायग्राम बनाओ तो समझ जाना कोइंसाइड कर जाए, जब ऐसे बनाओ तो समझ जाना कोइंसाइड नहीं कर जाए। कोइंसाइड का मतलब है एक ही पॉइंट पे आ जाना। जब मूव करेगा तो एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, जब मूव नहीं करेगा तो फिर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो और अच्छे से समझो। देखो कैसे, क्या ये कोइंसाइड कर जाए? जैसे कि देखो यहाँ पे क्या इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे होगा। देखो इसके इलेक्ट्रॉन भी घूमेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन भी घूमेंगे, तो ओवरऑल सेंटर पॉइंट यहाँ पे निकल आएगा। क्या इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आया? देखो HCl का केस, HCl के केस में क्या था? इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका नेगेटिव यहाँ पे आ गया, इसका नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी इसका पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, इसका नेगेटिव यहाँ पे आ गया। क्या इनका सेंटर मिल पाया? नहीं मिल पाया। तो जिसका सेंटर पॉइंट नहीं मिल पाएगा वो आपके होंगे पोलर, जिनका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा वो आपके होंगे नॉन पोलर। क्लियर है? ठीक है, करिए से। ये कब की बात है? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, नोट करिए इसे। तो ये छोटा सा था। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर, जो चार्ज में डिसोसिएट हो जाए पोलर, जो ना हो नॉन पोलर। जिनका कोइंसाइड कर जाए सेंटर पॉइंट नॉन पोलर, जिनका कोइंसाइड ना करे पोलर। सिंपल हो गया होगा ये। देखिए अब उसके बाद आपको क्या समझना है कि यदि इन कंपाउंड्स को, यदि इन कंपाउंड को क्या देखिए, जैसे कि पहले केस देखते हैं पोलर का। ठीक है, पोलर कंपाउंड है आपके, यहां पे रखे हैं। अब पोलर शुरू में कैसे होंगे आपके? अरेंज होंगे यूनिफॉर्मली। जैसे कि मान के चलिए कोई पोलर आपका ऐसे है माइनस प्लस, कोई पोलर आपका ऐसे है, कोई पोलर आपका ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, कोई ऐसे लगा हुआ है, कोई ऐसे अरेंज है, कोई ऐसे अरेंज है। ठीक है, तो ये है पोलर कंपाउंड, ऐसे से होंगे ना। अब बताओ ये कब है? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जब आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखा है, मतलब जब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो इसका डायपोल मूवमेंट है ये, मतलब इसके अंदर कोई डायपोल मूवमेंट आपका नहीं बनना। क्यों? देखो पोलर है, एक कंपाउंड का डायपोल बनना है। देखो डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब बताओ इसके अंदर एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, हजारों मॉलिक्यूल होंगे। हजारों मॉलिक्यूल होने की वजह से सबका डायरेक्शन देखो, जो डायपोल मूवमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। आप वेक्टर में जानते हो डायरेक्शन अपोजिट होगा। जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो सभी क्या हो जाएंगे आपके? कैंसिल ईच अदर। मान लो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल जो पी नेट है वो कितना आएगा यहाँ पे? जीरो। मतलब ओवरऑल जो इनका डायपोल है वो कितना है? जीरो। ठीक है, ओवरऑल डायपोल कितना है? जीरो। एक मतलब एक मॉलिक्यूल का तो डायपोल है, लेकिन जब हमने सबका चेक किया तो डायपोल कितना आया? जीरो। यहाँ पे देख के आओ साथ के साथ नॉन पोलर का केस। देखो नॉन पोलर के केस में क्या होगा आपका? दोनों के केस सेम ही है, केस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। देखो यहाँ पे कैसे अरेंज होंगे? नेगेटिव पॉजिटिव, सबका सेंटर पॉइंट सेम ही है। अब ये तो पहले से ही नॉन पोलर है तो इनका कोई डायपोल मूवमेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो इनिशियली इनका डायपोल भी कैसा है आपका? इनिशियली इनका डायपोल मूवमेंट भी है जीरो, जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। क्लियर है? तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी अप्लाई नहीं किया। एक मॉलिक्यूल का तो डायपोल है, लेकिन जब सबका ओवरऑल निकालेंगे तो किसी का भी डायपोल नहीं है, ओवरऑल जीरो है, क्योंकि टोटल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्मली अरेंज है, कोई कहीं कोई कहीं। जबकि ये तो आपके यूनिफॉर्मली अरेंज है, लेकिन इसके पास तो एक मॉलिक्यूल के पास ही डायपोल नहीं है, तो सबके पास कितना होगा? जीरो। ये चीज क्लियर हुई या नहीं? हो गई होगी? कोई दिक्कत? मौज? ठीक है, अब देखो, अब यहां पे आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, या फिर मान के चलिए ये आपका है पॉजिटिव चार्ज, प्लस से माइनस।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से माइनस। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है। अब बताओ, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगी, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया है। ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये प्लस वाला किसको खींचेगा, माइनस वाले को। जब प्लस वाला माइनस को खींचेगा तो अरेंज हो जाएंगे सभी के सभी, देखो कैसे, ये आपके ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके ऐसे अरेंज हो जाएंगे, सभी के सभी कैसे अरेंज हो जाएंगे, आपके एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव सबका डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा। क्लियर है, यानी जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये सभी क्या हो गए, आपके यूनिफॉर्म डायरेक्शन में अरेंज हो गए। जब ये अरेंज हुए ना तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे, पोलराइजेशन। जब ये अरेंज होंगे, अलाइन करेंगे अपने आप को यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, तो इसे क्या बोलोगे आप, पोलराइजेशन। क्लियर है, तो पोलराइजेशन क्या होता है कि जब आपके जो टिनी डाइपोल होते हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही क्या होगा आपका, पोलराइजेशन। तो ये सब्सटेंस क्या हो गया, पोलराइज हो गया, मतलब इसने क्या अपने आप को अरेंज कर लिया। प्लस वाले ने माइनस को खींचा, माइनस वाले ने प्लस को, इन सबका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, सबका सेम डायरेक्शन है, ठीक है, तो इनका भी कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट निकल आएगा, तो इसका भी कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट है। अगर हम इसके डायग्राम को ऐसे बनाना चाहें, जैसे कि यहाँ पे आपका कोई कंडक्टर वगैरह या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक है, पोलर नॉन पोलर दोनों ही आपके डाइलेक्ट्रिक है। अभी समझेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या है। यहाँ पे आपका चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप ओवरऑल क्या लिखोगे, ओवरऑल क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो पॉजिटिव चार्ज है उस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा, ये खींच लेगा प्लस के चार्ज को, ये खींचेगा माइनस के चार्ज को। इसी फिनोमिना को क्या बोलोगे आप, पोलराइजेशन। इस फिनोमिना को क्या बोलोगे आप, पोलराइजेशन। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो अपने आप को पोलराइज कर देगा। क्लियर है। अब देखो नॉन पोलर के केस में क्या होगा, जैसे ही आप नॉन पोलर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, जो प्लस वाला है वो साइड खींचेगा, माइनस वाला इस साइड। मतलब ये भी क्या होगा, इनिशियली डाइपोल जीरो था, लेकिन अब इसका कोई ना कोई डाइपोल निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव प्लस आपके अरेंज हो जाएंगे इस डायरेक्शन में। तो चाहे आपका पोलर कंपाउंड हो चाहे आपका नॉन पोलर हो, दोनों ही आपके क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब डाइलेक्ट्रिक होता क्या है देखेंगे अभी, ठीक है। काफी बोरिंग लेक्चर है आज का, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसके अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको आगे के लेक्चर समझ नहीं आएंगे। तो एक बार देख लो जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका भी कोई ना कोई डाइपोल निकलेगा। तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसने भी अपने आप को क्या किया, पोलराइज कर दिया। इसने भी अपने आप को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। तो ये होता है आपका पोलराइज। तो पोलर और नॉन पोलर, पोलर क्या था, जो इनिशियली तो डाइपोल था एक मॉलिक्यूल का, लेकिन जब हमने सभी मॉलिक्यूल का निकाल के देखा ओवरऑल तो जीरो आ गया। इसका तो था ही पहले से जीरो। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इसने अपने आप को पोलराइज कर दिया। पोलराइज का मतलब होता है नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया प्लस से, प्लस अट्रैक्ट हो गया माइनस से। क्लियर है पॉइंट, जल्दी से करिएगा नोट डाउन। लो नेक्स्ट है आपका मैं निकला वो चैप्टर लेके, तू भागा ये बंदूक लेके, एक मोड़ आया जाने कहां छोड़ आया। देखो डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कराएंगे, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। मतलब कैसा मटेरियल होगा आपका, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। मतलब जो ओनली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर सकते, मतलब ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखने पे क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर सकते हैं। मतलब इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ओनली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कर सकते हैं, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर सकते हैं। व्हाट, डू नॉट फ्लो करंट, डू नॉट फ्लो करंट, ये करंट को फ्लो नहीं कराएंगे। देखो डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल है जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, लेकिन चार्ज पार्टिकल को फ्लो नहीं करा सकते।
डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसे फ्लो नहीं करा सकते। एक तो ये डिफाइन हो गई। सेकंड डिफाइन आपकी देखो जो हमने पढ़ा उसके बेसिस के आधार पे क्या होगा आपका, एन इजीली पोलराइजेबल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग, ये नॉन कंडक्टिंग कौन सी बातें चल रही है, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड एन इजीली पोलराइजेबल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कॉल्ड कैन बी कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। देखो डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, जो इजीली पोलराइज हो जाए, पोलराइज तो आपने समझ ही लिया, जो चार्ज में डिसोसिएट हो जाए, मतलब जो अपने आप को अरेंज कर ले, तो जो जल्दी से अरेंज कर लेगा वो डाइलेक्ट्रिक कैसा होगा, अच्छा होगा। तो एन मतलब इजीली पोलराइजेबल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कैन बी, हम उसे भी क्या कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं। तो जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कराए लेकिन करंट को फ्लो ना कराए, या फिर जो इजीली पोलराइज हो जाए, वो सभी क्या होंगे, आपके डाइलेक्ट्रिक होंगे। क्लियर है। तो आपके पोलर एंड नॉन पोलर क्या होते हैं, आपके डाइलेक्ट्रिक होते हैं। एग्जांपल क्या होगा, पोलर एंड नॉन पोलर, ये दोनों ही कंपाउंड आपके क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या कर सकते हैं, अपने आप को पोलराइज कर सकते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो टॉपिक करते जाइए, अब देखते जाइए आप। ठीक है, पहला फिनोमेना, पहला प्रोसेस आपका आएगा, डिफाइन करते जाइए आप, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक is the process in which, ठीक है, in which डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होगा, it is a process in which inducing, मतलब इसमें क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। जो आपका चार्ज बन गया था ना पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर, वो इंड्यूसिंग चार्ज था। इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज in an डाइलेक्ट्रिक, जब किसी डाइलेक्ट्रिक में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपका इंड्यूस हो जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, पोलराइजेशन। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे आपकी प्लस की सीट थी, यहाँ पे आपका कोई डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है, ये आपकी माइनस है, तो इसमें क्या हुआ, माइनस इस साइड आ जाएगा, प्लस इस साइड आ जाएगा। तो ये चार्ज जो खिंचाव हुआ है, इसी प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, पोलराइजेशन। यही क्या होगा आपका, पोलराइजेशन। क्लियर है। अब कितना पोलराइजेशन हुआ ये देखिए, कितना पोलराइजेशन हुआ ये देखो आप। ठीक है, मान के चलिए आपके पास कोई कंडक्टर है, क्लियर है, यहाँ पे आपका चार्ज है पॉजिटिव, ये चार्ज है आपका नेगेटिव। ठीक है, इसके बीच में आपने लगा दी एक डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसके बीच में क्या लगा दिया आपने, डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड होंगे। ठीक है, ये सभी क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे अलाइन कर लेंगे अपने आप को। जो प्लस वाला है वो इनके क्या खींचेगा, माइनस वाले। चार्ज आपका इंड्यूस हो जाएगा, चार्ज आपका क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा। देखो जो यहाँ पे चार्ज आ गया है ना, इस चार्ज को क्या बोलोगे, इंड्यूस चार्ज। जो चार्ज आपका यहाँ पे आ गया है इसे क्या बोलोगे, इंड्यूस चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ई। ये कौन सा है आपका, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा ये, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर ई नॉट। जब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं थी तो जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कौन सी थी, ई नॉट। क्लियर है। ठीक है, अब देखो इंड्यूस चार्ज की वजह से भी आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम देंगे ईपी। मतलब पोलराइज मटेरियल की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी ईपी। पोलराइज मटेरियल की वजह से, ये पोलराइज हो गया है ना, तो पोलराइज मटेरियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ईपी। तो ई नेट कितना आएगा, ई नेट यहाँ पे आपका आएगा, देखिएगा ई नेट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ई नेट इक्वल होगा, देखो ई नेट कौन सा आएगा, मतलब कितनी कमी हो गई। इस साइड बना था ई नॉट, हमने अप्लाई कितना किया, ई नॉट, उसमें से कितना कम हो गया, ईपी कम हो गया। तो ई रिड्यूस मतलब कितना कम हो गया, ये कैसे निकालेंगे, आप जितना अप्लाई कर रहे हो ई नॉट में से माइनस कर दो ईपी।
कर पाओगे या नहीं? ई रिड्यूस आपको निकालना है, तो ई रिड्यूस आपका इक्वल होगा किसके, जितना आपने अप्लाई किया है। ई नॉट कौन सा होगा, इनिशियल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ईपी क्या होगा आपका, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइज, जो पोलराइजेशन की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, ई रिड्यूस आ गया। अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो आपका आ सकता है ई रिड्यूस इक्वल होगा किसके, ई नॉट को क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिख पाओगे या नहीं, माइनस का। ईपी को क्या लिख पाओगे, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो एक फॉर्मूला निकला है। दूसरा देखो, सिग्मा क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी है, जो इस वाले प्लेट की बन रही है, ये वाली प्लेट है ना, इस वाले प्लेट की है सिग्मा, ठीक है। जो अंदर वाली प्लेट है इसका कितना है, सिग्मा पी। जो अंदर वाली प्लेट है जो इंड्यूस हो गया है, मतलब जो सिग्मा पी है, ये कौन सा है आपका, इंड्यूस सरफेस चार्ज, सिग्मा पी इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है, यहां से आप आगे करोगे तो ये निकल के आएगा ई आर इक्वल हो गया किसके, एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन, सिग्मा माइनस का सिग्मा पी। सिग्मा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनिशियल कितनी थी, जब आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाई थी। डाइलेक्ट्रिक अप्लाई करने के बाद उसकी जो अंदर वाली जो डाइलेक्ट्रिक वॉल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गई, ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो है आपका सिग्मा पी। और ये आपका है एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। बताओ ये वाला डेरिवेशन पहला क्लियर है या नहीं। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में जितना आपको मतलब आपको निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, तो जितना आपने अप्लाई किया उसे निकालो, जितना आपका अपोजिट डायरेक्शन में बना है अपोजिट वाले को माइनस करेंगे, तो ई नॉट में से ईपी माइनस कर दो, निकल आएगा। सिंपल, करिए इसे नोट डाउन। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा देखिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ये रेशियो होता है किसका, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी आपने शुरू में अप्लाई की थी जब आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाया था, ठीक है। और जो आपका रिड्यूस है वो कौन सा होगा, जितना आपका माइनस होके आ गया है, मतलब ये कौन सा होगा आपका ई नॉट रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो सिंबल क्या होगा, के या फिर एप्सिलॉन नॉट आर, ये इसका सिंबल होगा के और एप्सिलॉन नॉट आर। तो के क्या होगा आपका, यहाँ पे के आपका इक्वल होगा ई नॉट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका, ई नॉट। क्लियर है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई आर, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, के इज इक्वल टू ई नॉट को क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई आर किसके इक्वल है, ई आर आपका इक्वल है सिग्मा माइनस का सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो बड़ी वाली प्लेट है, जो डाइलेक्ट्रिक वाली प्लेट है उसकी है सिग्मा पी। क्लियर है ना, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, के आपका आ गया सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस का सिग्मा पी। एक फॉर्मूला ये बन सकता है। दूसरा चाहो तो आप यहां से ये भी बना सकते हो, के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस का ईपी। ईपी क्या होता है आपका, पोलराइजेशन की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। क्लियर है पॉइंट, तो यहाँ पे आपकी दो डिफाइन क्लियर हुई। यही छोटे छोटे टॉपिक है जो आपको समझने हैं। करिए इसे जल्दी से नोट डाउन, हो गया, चलो देखो हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपका ये निकला है, जो भी आपके फॉर्मूले निकल रहे हैं उन्हें साइड में लिखते जाइए, ताकि जब आपको यूज करना हो तो आप इजिली यूज कर पाओ। के का निकल गया ई नॉट अपॉन ईपी या ई आर, ठीक है। के का आपका एक और आ गया सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस का सिग्मा पी। क्लियर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ई आर किसके इक्वल है, ई आर आपका है, ठीक है, रिड्यूस वाला सिग्मा माइनस का सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ठीक है। ये तीन, अभी तो देखो कितने निकलने हैं, ये काफी निकलेंगे।
नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं पोलराइज वेक्टर। अब हम क्या करने वाले हैं, पोलराइजिंग वेक्टर। ये आपका हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, नेक्स्ट पोलराइजेशन वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग पोलराइजेशन वेक्टर। अब ये पोलराइजेशन वेक्टर क्या होगा आपका, पोलराइजेशन वेक्टर होता है इट इज डिफाइंड, ये आपको पीछे ही डिनोट करना है, पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, मतलब कितना सब्सटेंस पोलराइज हो पाया। पोलराइजेशन का मतलब क्या, कितना पोलराइज हो पाया। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मूवमेंट, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डाइपोल मूवमेंट, टोटल डाइपोल मूवमेंट टोटल डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ द पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चल देखो, सबसे पहले पोलराइजेशन वेक्टर क्या होगा, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं टोटल, छोड़ो अब। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देखो कैसे, जैसे कि मान के चलिए ये आपका कोई फील्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपका पोलराइजेशन वाला कौन सा बना था, यही बना था ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये आपका पॉजिटिव, यही बना था। ये कौन सा था आपका, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिखते हो, ईपी। क्लियर है, तो ये आपका पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको निकालना है पोलराइजेशन वेक्टर। तो पोलराइजेशन वेक्टर आपका किसके इक्वल होगा, पोलराइजेशन वेक्टर आपका इक्वल होगा, इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मूवमेंट। अब इसे डाइपोल मूवमेंट को आप शो करो कैपिटल पी से, इसे मान लो छोटा पी। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट, इसका टोटल डाइपोल मूवमेंट कितना है, पी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये डाइपोल मूवमेंट तो आपका एक मॉलिक्यूल का है ना, एक मॉलिक्यूल का कितना है, एक मॉलिक्यूल का तो हो गया पी, लेकिन आपको निकालना है इन सभी मॉलिक्यूल का। इसके अंदर टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, मान के चलिए टोटल, नोटल नहीं है ये, टोटल है, टोटल मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल है इसके अंदर एनपी। पोलराइज्ड मॉलिक्यूल कितने, एनपी। तो यहां पे आपका पी वेक्टर आएगा एनपी मल्टीप्लाई पी डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, तभी तो आप निकाल पाओगे यहां पे टोटल। ठीक है, क्यों रफ किया था, क्यों लिखा, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डाइपोल मूवमेंट। टोटल डाइपोल मूवमेंट कितना आ गया, पता चल गया, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट है पी, एक मॉलिक्यूल का कितना है पी, कैपिटल पी। ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, एनपी, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल निकल आएगा। इस पूरे की वॉल्यूम कितनी है, पूरे की वॉल्यूम है इसकी वी, मान लिया आपने। अब बताओ, ये निकल आया। ठीक है, ये आ गया आपका फॉर्मूला। अगर इसको आगे चाहो तो बुक में किस फॉर्म में दिया होता है, स्मॉल एन, स्मॉल एन आपका इक्वल होता है यहाँ पे एनपी अपॉन वी। ठीक है, एन क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है, अगर चाहो तो इसे पुट कर सकते हो, और स्मॉल पी आपका इक्वल आएगा यहाँ पे एन कैपिटल पी। ठीक है, स्मॉल पी आप समझना क्या होता है, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब पोलराइजेशन वेक्टर, और पी आपका होगा डाइपोल मूवमेंट ऑफ वन वेक्टर। ये आपका पोलराइजेशन वेक्टर है, पोलराइजेशन वेक्टर। छोटी छोटी डिफाइन है, वैसे जनरली पूछी नहीं जाती, कई क्वेश्चन बने तो बना लेना, पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, और ये आपका होगा डाइपोल मूवमेंट, हो जाएगा ये। ठीक है, इसी को देखो आगे, इसी को देखो आगे, आपका जो पोलराइजेशन वेक्टर है, जो आपका पोलराइजेशन वेक्टर है, उसको आप क्या लिख सकते हो, देखिएगा। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, डाइपोल मूवमेंट ऑफ, इसका डाइपोल मूवमेंट कितना आएगा इस पूरे का, अभी तो हमने इस फॉर्म में लिखा है, आप चाहो तो कंप्लीट भी लिख सकते हो। देखो इसका टोटल डाइपोल मूवमेंट कितना है, टोटल डाइपोल मूवमेंट इसका आएगा, देखो यहां पे चार्ज कितना आएगा आपका Q, पोलराइज वाला है,
पोलराइज चार्ज, ठीक है। यदि हम इस डायग्राम को ऐसे बना लें, देखो ये आपका यहाँ पे प्लस का चार्ज, ठीक है, इसमें आपका एक डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है, यहाँ पे एक प्लेट रखी है नेगेटिव, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। तो ये चार्ज डेंसिटी है ना, ये चार्ज है, ये कौन सा आपका क्यूपी, पोलराइज चार्ज। तो पोलराइज चार्ज और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, डी। तो डाइपोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दो अपोजिट चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में एक छोटी सी सेपरेशन डिस्टेंस है डी, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो आपका चार्ज है मल्टीप्लाई जो बीच की डिस्टेंस है, यही है ना, डिवाइडेड बाय कितना आएगा, पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल कितना आ गया इसका, P, QP को आप क्या लिख सकते हो, QP सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, पढ़ा था या नहीं। अगर सिग्मा P के लिए लगाओगे तो हो जाएगा QP अपॉन एरिया। तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका एरिया कितना है, मान के चलिए इस वाली प्लेट का एरिया A है, इसका एरिया A है, तो ये आपका आ जाएगा QP इंटू D। QP की जगह पे कितना आ गया, सिग्मा P, ठीक है। ये कौन सी है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी या पोलराइज चार्ज डेंसिटी इंटू A इंटू डी अपॉन V। AD किसके इक्वल हो जाएगा आपका, वॉल्यूम के इक्वल, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये आपका V अपॉन V आपका कैंसिल, तो पोलराइजेशन वेक्टर आपका इक्वल होगा सिग्मा P के। पोलराइजेशन वेक्टर आपका किसके इक्वल होगा, सिग्मा P के। करिए इसे नोट डाउन, पोलराइजेशन वेक्टर आपका इक्वल होगा सिग्मा P के। हो गया होगा, सिंपल है। तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला और निकल आया, पोलराइजेशन वेक्टर P इक्वल आ गया आपका सिग्मा P के। सिग्मा P क्या होता है आपका, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी या फिर इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। जो यहाँ पे चार्ज बना है ना, ये इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा P है, ठीक है। नेक्स्ट करिए अब इसके ऊपर हेडिंग, हो गया होगा नोट। चलो नेक्स्ट हेडिंग, अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, जिसका सिंबल आपका होगा काई, ठीक है। मतलब एक्स बनाना है आपको, एक्स को हल्का सा लंबा कर देना है, काई, ठीक है। इसको चाई बोलते हैं वैसे, मतलब बोलते काई है, होता चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लगाना है ई छोटा सा, जिससे पता चल जाए कि जो आपकी ये ससेप्टिबिलिटी है वो कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ससेप्टिबिलिटी अब पढ़ना है आपको। अब ये क्या होगा, देखो जो पोलराइजेशन वेक्टर है ये आपको बताता है कि आपका जो सब्सटेंस है, जो आपका डाइलेक्ट्रिक हो, कितना पोलराइज हो गया। मतलब देखो ये आपका जो पोलराइजेशन वेक्टर है क्या एक्चुअल में, पोलराइजेशन वेक्टर आपका बताता है डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। काफी अंदरूनी चीजें चल रही हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगी एक साथ, ठीक है। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन मतलब आपका डाइलेक्ट्रिक कितना पोलराइज हो गया, डाइलेक्ट्रिक कितना पोलराइज हो गया, ये आपको किससे पता चलेगा, पोलराइजेशन वेक्टर की हेल्प से। और पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, सिग्मा P की हेल्प से। जितना चार्ज इंड्यूस होगा उतना ज्यादा पोलराइज होगा, जितना चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका सब्सटेंस पोलराइज होगा। अब चार्ज ज्यादा इंड्यूस कब होगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज्यादा। देखो चार्ज इंड्यूस ज्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज्यादा। जो आपका पोलराइजेशन वेक्टर है, पोलराइजेशन, सॉरी बच्चों छोटी सी गलती हो गई, पोलराइजेशन वेक्टर आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चल देखो अब हम पढ़ने वाले पोलराइजेशन, ये तो आपने समझ लिया। अब देखो यहां पे क्या होगा, जो आपका पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आपका जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो डायरेक्टली होगा किसके, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के। रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ER, क्लियर है। अब जैसे ही आप डायरेक्टली का साइन हटाओगे यहाँ पे आएगा कांस्टेंट K, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा आपका K। अब यहाँ पे आपका जो K है वो किसके इक्वल होगा,
के यहाँ पे इक्वल होता है आपका काई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये काई ई है आपका, ठीक है। मतलब काई क्या, मतलब काई ई क्या होगा आपका ससेप्टिबिलिटी या फिर इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, और जो ई नॉट है ये क्या होगा आपका एप्सिलॉन नॉट। तो के इजिकल टू कितना आ गया काई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया के इजिकल टू काई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे आएगा आपका पोलराइजेशन वेक्टर इक्वल आ गया काई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट ई आर। क्लियर है। आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो काई ई किसके इक्वल है, काई ई आपका इक्वल आ जाएगा पोलराइजेशन वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई आर। ई आर क्या होता है आपका रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चाहो तो यहां से इसकी यूनिट निकाल लेना, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट निकालते हैं, इस साइड का नोट हो गया होगा आपका, ठीक है। आराम से देखो कोई दिक्कत नहीं है। जो काई ई है इसको आगे सॉल्व करें तो जो आपका P है ये इक्वल किसके होगा, पोलराइजेशन वेक्टर आपका इक्वल होता है सिग्मा P के, होता है या नहीं। सिग्मा P है, ये पूरा नहीं है, ठीक है। सिग्मा P इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी जो एप्सिलॉन नॉट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ई आर किसके इक्वल है, ई आर आपका इक्वल है सिग्मा माइनस का सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया तो काई ई कितना आ गया सिग्मा P अपॉन सिग्मा माइनस का सिग्मा P। अब बताओ क्या इसकी कोई यूनिट होगी, इट इज अ प्योर रेशियो, इट इज प्योर रेशियो, ये आपका प्योर रेशियो है। जब ये प्योर रेशियो है, ये सभी आपके रिलेशन पूछे जाते हैं, इट इज अ प्योर रेशियो सो इट हैव नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट आपकी नहीं होगी। क्लियर है। तो ये था आपका मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, ये चीज, इसकी यूनिट होगी कोई नहीं, इट इज डायमेंशनलेस, ठीक है। एग्जाम में पूछी जाती है क्या इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट होगी या डायमेंशन, तो आपका डायमेंशनलेस है, बिल्कुल प्योर रेशियो है, ये आपने ऐसे चेक किया, करिएगा इसको नोट डाउन हो गया होगा। चल देखिए अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है, काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पूछा भी जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने सभी टॉपिकों को कर लिया है वैसे कवर, जो भी आपके इससे रिलेटेड थे, आपके डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, ये सब चीजें, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब आपको रिलेशन निकालना है किसके बीच का, देखिए रिलेशन बिटवीन काई ई एंड के क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, काई ई क्या होगा आपका इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। जो काफी सिंपल है, वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हो आप कि ई आर आपका इक्वल होता है किसके, ई नॉट जितना आपने अप्लाई किया है ई पी के, होता है या नहीं, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ईपी को इस साइड ले आओ तो ई नॉट आपका आ जाएगा प्लस में ई आर प्लस का ईपी, सिंपल हो जाएगा। देखो ई नॉट ई आर, ईपी को हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख पाओगे, यानी सिग्मा पी क्या होता है आपका इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखो आगे क्या कर सकते हो आप, ई नॉट ई आर, सिग्मा पी किसके इक्वल था, पोलराइजेशन वेक्टर के था कि नहीं, अभी अभी प्रूव किया था, जो आपका पोलराइजेशन वेक्टर था वो सिग्मा पी के इक्वल था, तो सिग्मा पी को हम लिख सकते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, डायपोल नहीं है पोलराइजेशन वेक्टर है, मतलब कितना ज्यादा आपका पोलराइज हुआ सब्सटेंस। तो आपका ई आर प्लस का पोलराइजेशन वेक्टर किसके इक्वल आया था, ये आया था आपका काई ई एप्सिलॉन नॉट ई आर अपॉन ई नॉट, ठीक है। ई नॉट से ई नॉट कैंसिल, ई आर क्या आ जाएगा कॉमन, तो ई आर आपका कॉमन आएगा यहां से, तो बचेगा 1 प्लस का काई ई। क्लियर है, ये ई आर इसके नीचे आ गया, ई नॉट अपॉन ई आर 1 प्लस का काई ई। आप सभी जानते हो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल था, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो के इक्वल टू आ गया 1 प्लस का काई ई। सिंपल इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मूले बेस आपके क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मूले से ऊपर आपका जाएगा नहीं टॉपिक, चाहे वो आपका कंपटीशन लेवल का हो, ठीक है। मैक्सिमम इनका क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा किसमें, जो आगे वाले कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा हमने ओवरऑल यहाँ पे देखा जो भी आपके कॉन्सेप्ट के अंदर था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो क्या कर सकते हो आप, अगर बिल्कुल भी छोटा सा टॉपिक रह गया है ना तो उसको एक बार रिवाइज देखो, रिवाइज करके देखो। अगर आपको और लेक्चर चाहिए तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर टाइप कर सकते हो मेरे नाम के साथ स्टार दीपक सर, लेक्चर आपके निकल के आ जाएंगे। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।